नमस्कार। मैं ससदर आचार्य इस छऊ परंपरा के पांचवी पीढ़ी का नर्तक और गुरु। मेरे दादा, परदादा, मेरे पिताजी, मेरे पूरे भाई, मेरा बेटा, सभी लोग हम इस कला से बचपन से जुड़े हुए हैं और अभी तक जुड़ते रहे और आगे भी जुड़ते रहेंगे। तो सर्वप्रथम मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निर्देशक श्री सुरेश शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया कि मैं अपनी कला को नाट्य जगत में थिएटर के साथ प्रस्तुत करूं, क्योंकि मैं विगत 25 से 30 साल तक और अभी तक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में और दूसरे नाट्य विद्यालय में यूनिवर्सिटी में मैं छऊ की शिक्षा देते हुए आ रहा हूँ एक्टरों को। मुझे ऐसे फील होता है कि छऊ एक ऐसी विधा है जो संपूर्ण नाट्य विधा है। जैसे छऊ की उत्पत्ति और विकास के बारे में ये कहा गया है कि ऐसे तो देखा गया कि साधारणतः जो नृत्य, नाट्य, संगीत, इनकी जो उत्पत्ति और विकास हुई है, डेवलपमेंट हुई है, ये कई जगह से हुई है, कुओं से हुई है, हमारे त्योहारों से हुई है, मंदिर से हुई है, राजा के दरबार में कला है। लेकिन मैं जिस कला के बारे में आपको बताना जा रहा हूँ, वो कला राजा के कैंटोनमेंट से निकला है, यानी कि योद्धाओं से, भारतीय युद्ध कला से प्रेरित होकर यह नृत्य कला बनी। सबसे पहले देखा जाए कि छऊ की उत्पत्ति जिस जगह में हुई है, वो जगह रामायण के समय से ही प्रचलित और मशहूर था। परवर्ती समय में हमारा भारतवर्ष में जब बिहार, बंगाल, उड़ीसा नहीं था, तो उस समय हम देश के नाम पर जानते थे, जैसे ओड्रो देश यानी कि उड़ीसा, मगध, पांचाल, इस तरह से देश के नाम पर नामित था। तो ओड्रो देश का जो पूरा एरिया था, आज जो आप कहें कि झारखंड है या आज वेस्ट बंगाल है, ये पूरा एरिया ओड्रो देश में था। और खासकर कर सरायकेला एक पूरी जंगल एरिया था। ये पूरा 7 सरेंडा हिल्स जो कहा जाता है, मध्य प्रदेश यानी कि छत्तीसगढ़ तक, उड़ीसा से शुरुआत होकर छत्तीसगढ़ तक, इस पूरा रीजन को 7 सरेंडा हिल्स कहते हैं, जहां 2 तरह के लोग बसवास करते थे और जो आज आदिवासी के नाम पर जाना जाता है। डिफरेंट अलग अलग कास्ट के हैं, अलग अलग कम्युनिटी के हैं, लेकिन है तो वही। उस समय कहा जाता था कि 2 तरह की जाति रहते थे, एक सरका और भैया। 2 तरह के जाति में 2 तरह की काम था, एक खेती-बाड़ी करता था और एक शिकारी था। जब मेरे रिसर्च के दौरान जब मैंने छऊ सीखा और मेरे रिसर्च के दौरान जब मैं देखा कि छऊ की उत्पत्ति सिंहभूम डायनेस्टी की स्थापना के साथ 1205 एडी में पहला सिंहभूम डायनेस्टी कोड़ाहाट में स्थापना की गई। उस वक्त के राजा बूढ़ा विक्रम सिंह थे, इसीलिए उस समय के राजा बूढ़ा विक्रम सिंह ने पहली किंगडम अपना सिंहभूम डायनेस्टी कोड़ाहाट में स्थापना कर 1205। लेकिन इस एरिया के लोग जिनके ऊपर वो राजत्व कर रहे थे, वो सब लोअर थे और आदिवासी थे। तो उनको लगा कि मैं कैसे इस राज्य की स्थापना तो कर दिया, इस राज्य का डेवलपमेंट कैसे करूं जंगलियों के साथ। उनमें से कुछ उन्होंने अपने सैन्य में रखा, अपने जो योद्धाओं में उनको भी रखा। धीरे धीरे समय के परिवर्तन होने के बाद या समय बीत जाने के बाद
क्योंकि मैं अपने रिसर्च के दौरान छऊ की जो पीरियड है उस पीरियड को 3 भागों में बांटता हूँ। सबसे पहले बांटता हूँ कि अखाड़ा सिस्टम से पहले, अखाड़ा सिस्टम और पोस्ट अखाड़ा, अखाड़ा के बाद। अखाड़ा से पहले का जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है या जो सीरियल है वो हमें कहीं मिलती नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि छऊ जो है मौखिक आधार पर यानी कि ओरल मेथड पर आज तक चलती हुई आ रही है, कितने वर्षों है। सबसे पुरानी परंपरा मौखिक आधार पर और गुरु शिष्य सिस्टम में छऊ सिखाई जाती है। हमने भी गुरु शिष्य सिस्टम में सीखा है और गुरु शिष्य सिस्टम में सीखते हुए सबसे पहले मैं एक ऐसा परिवार में पैदा हुआ जहाँ छऊ ही छऊ था, क्योंकि मेरे पिताजी करते थे। तो मैं घर से बचपन से देखता था, बच्चे आते थे हमारे यहाँ, बच्चे सीखते थे, मेरे पिताजी से बातचीत करते थे और धीरे धीरे जब मैं करीबन 7-8 साल का हुआ तो मुझे एक दिन ऐसा लगा कि बच्चे कर रहे हैं तो मैं भी कर लूं। तो मेरे पिताजी को मैंने पूछा कि पापा क्या मैं डांस कर सकता हूँ? तो कहता हाँ, जैसे बच्चे कर रहे हैं ऐसे आप भी आओ, बच्चों के साथ करो। मेरे शिक्षा के दौरान पहले या मेरे शिक्षा से पहले हमारे सरायकला में सिस्टम था कि आइटम्स के थ्रू डांसर पैदा करना। मैंने अपने गुरुओं से, मेरे पिताजी से पहले सीखा, उसके बाद नरशेखर बनबिहारी पटनायक जी से सीखा। नरशेखर बनबिहारी पटनायक बहुत पुराने थे, पुराने मतलब मेरे पिताजी से ओल्डर थे और एजेड थे, क्योंकि उनकी भी एक परंपरा है, मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कैसे परंपरा रही। तो दूसरे गुरुजी है मेरे, हो गए मेरे नरशेखर बनबिहारी पटनायक, राजा ने उनको नरशेखर की उपाधि दी। तीसरा गुरुजी बन गए मेरे केदारनाथ साहू, पद्मश्री केदारनाथ साहू। केदारनाथ साहू भी बहुत पुराने थे और राजा के समय के डांसर थे। चौथा गुरु हुए मेरे पद्मश्री सूर्यनारायण सिंह, राजा के बेटा, राजा के छोटा बेटा। और 5वां गुरु मेरे हो गए गुरु विक्रम कुमार, जिन्होंने मुझे सरायकला छऊ की टेक्निक की शिक्षा दी है। बाकी नृत्य वगैरह सब कुछ मैंने इन गुरुओं से सीखा, थ्योरी, रिदम, स्वर सब सीखा। और बाद में जब मैं रिसर्च करने के लिए गया तो रिसर्च के दौरान मुझे मिला कि अरे ये तो सब आइटम्स के थ्रू हमको सिखा दे रहे थे और पहले से सिखाते थे। बाद में मैंने टीचिंग मेथोडोलॉजी इन सरायकला छऊ बोलकर उसमें रिसर्च किया। मैंने अपने गुरुओं से जितनी शिक्षा ली थी उन शिक्षाओं को संकलित कर क्रोनोलॉजी में 1 by 1, 1, 2, 3 क्या कैसे सिखाना। क्यों? मेरा मन था कि मैं इस छऊ को अपनी जगह से लेकर बाहर जाऊंगा और बाहर में इसकी विकसित करूंगा। तो मैंने अपने दिमाग लगाकर एक के बाद एक क्रोनोलॉजी में मैंने उसको बताया कि किसके बाद क्या सिखाया जाएगा, पहले कैसे एक्सरसाइज करा जाएगा, बॉडी कैसे प्रिपेयर करेंगे डांसर के लिए। लेकिन जब हमारे गुरुजी लोग सिखाते थे तब हमको कहते थे अरे ये डांस करो, इसमें तुम्हारा शरीर थोड़ा टूट जाएगा, शरीर बैंड हो जाएगा, पैरों का काम सीख जाओगे, मतलब वो बोलते थे। लेकिन फिर हमने उसको क्लासिफिकेशन कर मैंने बताया कि किस तरह से हम सरायकला छऊ को ABCDEF कैसे हमने उसको क्रोनोलॉजी में लगाया। इसलिए मैं अपने रिसर्च के दौरान जो टीचिंग मेथोडोलॉजी सरायकला छऊ किया, 1205 एडी में शुरुआत हुआ और ये 19th सेंचुरी तक चला। इस 19th सेंचुरी में जब इतने वर्षों के दौरान हमारे एक राजा 18वीं शताब्दी में, जिनका नाम था आदित्य प्रताप सिंहदेव, लास्ट राजा थे। और आदित्य प्रताप सिंहदेव के बाद जो राजा आए, पहले आए उदित नारायण सिंहदेव। उदित नारायण सिंहदेव ने एक इस छऊ कला को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक चैत्र पर्व नाम का एक फेस्टिवल शुरू किया
और अखाड़ा सिस्टम शुरू किया। अखाड़ा मतलब होता है स्कूल, क्योंकि ये युद्ध विद्या से प्रेरित होकर आया था ये नृत्य हमारा, इसलिए हमने स्कूल के बजाय उन्होंने उसको अखाड़ा सिस्टम करा, अखाड़ा बोला। और अखाड़ा बोला तो अखाड़ा में उस्ताद होते थे। हमारे कई लोग थे जिन टीचरों को हम उस्ताद भी कहते थे। जैसे हमारे यहाँ के लोग बोलते थे विक्रम उस्ताद, पाणु उस्ताद, बोलते थे उस्ताद, और गुरु भी बोलते थे। तो हर जो सबसे पहले क्या हुआ, राजा ने जब फेस्टिवल किया और फेस्टिवल करने के बाद उन्होंने 8 अखाड़ा स्थापना किया, और 8वां अखाड़ा स्थापना करने के बाद खुद चीफ जज होकर उन 8वां अखाड़ा को परमिशन देते थे कि बेटा एक एक आइटम हर चैत्र पर्व के समय में आप नया आइटम तैयार करोगे और प्रेजेंट करोगे हमारे सामने में। वो चीफ जज होते थे, यानी कि सभापति होते थे। एक तरफ राजा, एक तरफ रानी बैठते थे। उन 8 अखाड़ों में से उन्होंने क्या क्या 2 शाही बनाया। एक बोला ब्राह्मण शाही और एक को कहा बाजार शाही। ब्राह्मण शाही के अंदर में 4 अखाड़ा और बाजार शाही के अंदर में 4 अखाड़ा। ये 4 8 अखाड़ा जो आया, इस अखाड़ा में सबसे पहला ब्राह्मण शाही अखाड़ा, ब्राह्मण शाही के अंदर में उद्धव शाही अखाड़ा, बेनी बाबू अखाड़ा, तेली शाही अखाड़ा, मोमिनो अखाड़ा। बाजार शाही के अंदर में कंसाई शाही अखाड़ा, कोडरा शाही अखाड़ा, भूंज शाही अखाड़ा, नवागढ़ अखाड़ा। ये दोनों शाही के अंदर जो 4 4 8 अखाड़ा स्कूल थे, वो 8 स्कूल में 2 तरह की टेक्निक चलती थी। एक तरह की टेक्निक था परिखंडा, ढाल और तलवार के साथ। परी मीन्स शील्ड, खंडा मतलब तलवार, ढाल और तलवार के साथ होता था। और दूसरे तरफ जो था वो टूला पकड़कर, यानी कि प्रॉपर्टी पकड़कर सॉफ्ट मूवमेंट करने का। क्यों? इसका भी कारण है। योद्धाओं से नृत्य कैंटोनमेंट से निकला और निकलने के बाद ओट्रो देश का, उड़ीसा का जो नियर बाई जो चीजें थी, उनको देखिए, कोई भी आर्ट फॉर्म, जैसे कोई बच्चा पैदा होता है घर में, तो वो आसपास के चीजों को ग्रेव करता है। इसलिए कहते हैं बड़े लोग, ये गाली मत देना, छोटा बच्चा जल्दी सीख जाएगा। जब कोई कला डेवलपमेंट की ओर चलता है तो आसपास की चीजों को ग्रेव करता है और अपने ढंग से बोलता है, अपने ढंग से करता है। तो सरायकला में जो गुरु लोग जब डेवलप हुआ, जब अखाड़ा सिस्टम बना और जब चैत्र पर्व बना, तो यहाँ 18वीं सेंचुरी की बात कर रहा हूं मैं, 18वीं शताब्दी में ये शुरुआत हुई। और ये 18वीं शताब्दी एक गोल्डन पीरियड था सरायकला छऊ या कि छऊ डांस की जगत में, जो स्वर्ण पीरियड था हमारे लिए। डेवलपमेंट बहुत थी। जैसे राजा ने चैत्र पर्व में अलग अलग ढंग से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग किंगडम से सभी राजाओं को यहाँ बुलाता था चैत्र पर्व देखने के लिए। जो भी राजा यहाँ आता था, चैत्र पर्व देखता था, उसको डांस अच्छा लगता था, वो एक गुरु लिया और अपने यहाँ चला गया। इस तरह से छऊ डांस पर्टिकुलरली सरायकला से शुरू हुआ। और ये किस तरह अलग 36 गढ़जा, 36 गढ़जा, गढ़जा मतलब किंगडम। कैसे? जैसे सिंह भूम, धड़ भूम, मान भूम, गोरा भूम, शिखर भूम, जितना भूम था सब एक गढ़ है, अलग अलग गढ़ जाता है। फिर गढ़, गोणेगढ़, सुंदरगढ़, केंजरगढ़, जितना गढ़ था, सुंदरगढ़, जितना गढ़ था, ये भी एक किंगडम। ये पूरा नियर बाई है। सरायकला से 40 किलोमीटर केंजर है, बारीपदा है। इसी दौरान काशीपुर डायनेस्टी का राजा, बाघमुंडी का पीठपोतीदार, मयूरभंज के राजा, उससे पहले सारे डांस थे। लेकिन चूंकि ये ओट्रो देश के अंदर में था, उड़ीसा के अंदर में था, तो यहां से गुरु लोग वहां पर गए। ऐसे कहा जाता है कि मयूरभंज छऊ जो है 18वीं शताब्दी से पहले था, लेकिन विकसित हुआ है सरायकला से 2 गुरुओं के जाने के बाद। एक था बनमाली दास और दूसरा था उपेंद्र विश्वास।
और उपेंद्र बिस्वाल और बनवारी दास ने और राजेंद्र पटनायक ने, जो राजेंद्र पटनायक पुरुलिया गए थे, जो आप आज पुरुलिया छाव कह रहे हैं, उस पुरुलिया गए थे, उस पुरुलिया छाव में राजेंद्र पटनायक की देन है। मयूरभंज छाव में जब हमारे यहाँ का दो गुरु लोग गए वहां भी चैत्र पर्व की शुरुआत हुई। सेम ऐसे ही दो शाही अलग अलग होती है, वहां अखाड़े 8 नहीं होते हैं, लेकिन दो शाही होती है, दो दरवाजे होते हैं। जैसे सरायकला में भी चैत्र पर्व में अगर आप आएंगे तो देखेंगे दो दरवाजे होते हैं, दो साइड से डांस शुरू होती है, एक इधर से होगी तो दूसरा इधर से होगा। इसका मतलब राजा ने जब कंपटीशन रखा था, एक राजा के ग्रुप होते थे, एक रानी के ग्रुप, एक ब्राह्मण शाही, एक बाजार शाही, ये चारा खड़ा इधर, ये चारा खड़ा इधर। वो कंपटीशन जब होता था एक के बाद एक, उसपे जो जीतता था उसको एक झंडा मिलता था। तो उनपे उसपे भी दो तरह के भगवान थे, एक था जो भैरव साल था और दूसरा था एक झुमकेश्वरी माँ थे। हमने जब सीखा डांस और सीखने के बाद जब हम तैयार हो गए, डांस करने लायक हो गए, तो हमारे गुरु जी नटशंकर बनवारी पटनायक और मेरे पिताजी ने मुझे लेके झुमकेश्वरी में डांस करवाया, भैरव साल में डांस करवाया, तब जाके कहीं मैं स्टेज को देखा, यानी कि मंच प्रवेश मेरा भगवानों के सामने में हुआ। और हर चैत्र पर्व से पहले भैरव और झुमकेश्वरी, ये दोनों की पूजा हमारे यहाँ होती है और अभी तक चल रही है। तो 36 गणजात में छऊ फैला, फैलने के बाद बाकी सारे गणजात में धीरे धीरे खत्म हो गया। सिर्फ 3 जगह रहा। भारत आजाद हुआ, आजाद होने के बाद जब स्टेट बना तो थोड़ी सी उड़ीसा की जगह बिहार में चली गई, जो अब झारखंड में है, जो सरायकला चौक कहलाता है। थोड़ी सी जगह वेस्ट बंगाल में चली गई, उत्तर प्रदेश का जो वेस्ट बंगाल में है अभी पुरुलिया में, उसको पुरुलिया छाऊ कहते हैं। एक्चुअली पुरुलिया छाऊ जो स्टार्ट हुआ है, पुरुलिया छाऊ का जो राजा थे वो भी सिंहदेव थे, सरायकला का सिंहदेव थे, पुरुलिया का सिंहदेव थे और मयूरभंज के भंजदेव थे। तो पुरुलिया छाऊ बागमुंडी में शुरू हुई है और बागमुंडी में जब शुरू हुई, वहां टैक्स कलेक्टर पिडपतिदार थे और टैक्स कलेक्टर जो पिडपतिदार थे उन्होंने राजेंद्र पटनायक को वहां ले गए थे, जिनका बेटा मेरे गुरुजी नटशंकर बनवारी पटनायक। मयूरभंज में दोनों गुरु जाने के बाद आप अगर सरायकला और मयूरभंज और पुरुलिया तीनों को आप नृत्य को देखोगे तो बेसिक चीजों में एकता है। सिर्फ डांस कोरियोग्राफी जब जाते हैं तब थोड़ी सी अलग हो जाती है। मैं अब आता हूं आपको कि छाऊ डांस की टेक्निक को फरी खंडा कहते हैं। फरी मतलब सिर, खंडा मतलब खंडा को 3 भागों में बांटा गया है, जैसे चाली, उफली और खेल। चाली 6 प्रकार के होते हैं और जो ढाल और तलवार के साथ की जाती है, जैसे आग चाली तलवार के साथ की जाती है। इसके अलावे पशु और पक्षियों की मूवमेंट को इमिटेट कर कर किस तरह से उन्होंने अपने युद्ध विद्या में डाला, अपने युद्ध विद्या में डाला और किस तरह से उसको, किस ढंग से उसको उन्होंने उस पे अपने चालियों में रखा, जो आपको नाट्य शास्त्र भी रेफर करते हैं। नाट्य शास्त्र में आप देखेंगे तो मिलती है गति प्रचार जो है। जैसे जैसे मैं बताता हूँ आपको कि एनिमल्स और बर्ड्स की चाली में हमारे साथ बहुत है। जैसे पहले है व्याघ्र गति, बाघ चाली, आकाश चाली, काशा गति, फिर मोर है, सर्प है, हाथी है, खंजन गति है। तो हम थोड़ा सा एक देखते हैं कि पीकॉक यानी कि मोर, मोर की चाल किस ढंग से है। चल आइए देखते हैं मोर की चाली।
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 3, 4. More. मोर के चाली के बाद मोर के चाली के बाद जिस तरह पिकॉक की चाल हो गई, इसी तरह से उन्होंने किस तरह से इमिटेट कर कर अपने शरीर से अपनी युद्ध कौशल में उन्होंने डाला। इस तरह से एक और दूसरी चाली को हम देख सकते हैं जिसको सर्प गति कहते हैं, सर्प चाली। उस सर्प चाली में उसकी जो तेज मारने का जो ढंग है, सर्प की डसने का, उसको उन्होंने इमिटेट किया। क्यों कि युद्ध विद्या में वॉरियर लोग, योद्धा लोग, उनको जो भी मूवमेंट इमिटेट करना था एनिमल से वो अटैक और डिफेंस की मूवमेंट में करना था। तो लीजिए हम देखते हैं सर्प चाली। हेलो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह इन किस ढंग से चालियों को उन्होंने इमिटेट किया। इसके बाद दूसरे चरण में आता है उफली। उफली जो है वो लिफ्ट से, जंप से पड़ा बना है, लेकिन उस पे 36 उफली है। 18 उफली फीमेल के लिए है, लड़कियों के लिए, यानी कि लड़की कैरेक्टर के लिए है, और 18 उफली मेल कैरेक्टर के लिए। 18 उफली जो लड़कियों का है वो एक हाउसवाइफ का सुबह से लेकर 12 बजे तक की कामकाज को इमिटेट कर कर अपने पैरों में किस तरह से दिखाया गया है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, झाड़ू मारना वो हाथ से मारते हैं, हम पैरों से दिखाते हैं। झाड़ू मारना, कंकड़ को उठाना, गुटी कूड़ा, गुटी फिंगा, गोबर कूड़ा, गोबर गुड़ा, छोड़ा दिया, पिठो बाटा, घुटी दिया, घुटिया माजा, कोड़ू माजा, पाहुड़ माजा, रेडी माजा, सिंदूर टिक्का, साड़ी पिंधा, बर्तन मांजने का, किस तरह से चीजों को देखिए। सबसे बड़ी चीज है कि लोक धर्मी से नाट्य धर्मी कैसे बना है। लोक धर्मी के किस तरह से एक्टर, डांसर इमिटेट कर कर नाट्य धर्मी में परिणत किया। आज अगर उन चीजों को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैं चारी देख रहा हूं, पद चालना देख रहा हूं। और सबसे बड़ी चीज है कि जब हम उफली करते हैं तो हमारे बॉडी इतने लाइट हो जाता है, इतना हल्का हो जाता है, मतलब बॉडी स्प्रिंग की तरह उछलता है। और ऐसा मूवमेंट, लेग एक्सटेंशन मूवमेंट है कि स्पेस को मेंटेन करने का हमको उफली, चाली और खेल सिखाती है। अब मैं आता हूं, ये तो उफली हो गया, ये 36 है, 18 फीमेल के लिए है, 18 मेल के लिए है। 10 तरह का खेल है, ढाल और तलवार के साथ 10 तरह का खेल है। जैसे बहा, माठा, ताका ताकी, छेका छकी, एक बाड़िया, सादा चियोर, गूंजा, सान गुजा, गोड़ गुंजा,
मेंढा तेलिया मुझे ही दिया। ये अटैक और डिफेंस का मूवमेंट है, दो वॉरियर के बीच में अटैक और डिफेंस का मूवमेंट है, लेकिन इसमें भी एनिमल्स से किस तरह से लिया गया, जैसे रेम फाइट, भेड़ की फाइट को मेंढा तेलिया कहते हैं। रेम किस तरह से फाइट करता है, किस तरह से पीछे जाता है, जंप कर आगे आके टकराता है। तो चलिए इसकी एक झलक देखते हैं, ढाल और तलवार के साथ किस तरह से फाइट की जाती है। लीजिए एक झलक खेल। Deda dene deda, dene dene deda, 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 deda dene deda. ये था उर्माली, कैसे तलवार को घुमाया जाता है, खाना और काटा, काटने का और मारने का और अपने आप को बचाने का। तो इस तरह का खेल हमारे यहाँ टेक्निक में होता है। अब उसके अलावा हमारे पास कुछ भंगिमाएं हैं, जैसे पोस्चर, हाथों का जेस्चर, मुद्राएं, शारीरिक अंग भंगिमा में पोस्चर, कुछ फीमेल पोस्चर्स हैं, जैसे स्नेह, लज्जा, चंद्रमुखा, चांद धोरा, क्रंदन, अभिशाप, वरदान, पानी चढ़ाना, अंजलि में पानी चढ़ाना, इस तरह के ऐसे बहुत सारे भंगिमा हैं जिन भंगिमाओं को हमारे नृत्य में टेक्निक के रूप में हमको सिखाया जाता है। अब मैं आता हूं कि क्योंकि छऊ नृत्य एक ओपन एयर स्पेस में होता था, क्षेत्रफल में ओपन एयर स्पेस में क्षेत्रफल होता है, एक साइड बंद और तीन साइड खुला, थ्री साइड ओपन था, और तीनों साइड ओपन होने के कारण हमको
चारों तरफ घूम घूम के नाचना पड़ता था। इस वक्त हम चैत्र पर्व में नाचते हैं, लेकिन जब हम प्रोसीनिंग थिएटर में चले गए, जब हम प्रोसीनिंग थिएटर में करने लगे, वो 3 साइड क्लोज 1 साइड ओपन हो गया, तो थोड़ी बहुत हमारी चीजों में चेंज आई। वो कैसे? सरायकला छाऊ की जो रिदमिक स्ट्रक्चर है या जो रिदम इंस्ट्रूमेंट बनती है वो बड़ी बड़ी है और बहुत साउंड है, जैसे ढोल है, नगाड़ा है, शहनाई है, बांसुरी है, तूरी है, भैरी है, शंख है, झांझ है, कड़का है या चड़चड़ी है, वो साउंड वाला है। अगर 4 ढोल का एक रिदम लगाया या 4 ढोल बजाया तो नगाड़ा, बड़ा बड़ा नगाड़ा बजता था, बड़ी बड़ी इंस्ट्रूमेंट होती थी। इसीलिए हमारे यहाँ कभी भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट की यूटिलाइज नहीं किया गया है। जैसे हम शास्त्र में कहते हैं ना, घना, तर्क, शिशिर, अनाविंद 4 तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसमें से एक तरह का इंस्ट्रूमेंट जो तार वाला वायलिन कभी कभार यूटिलाइज करते थे, लेकिन बाकी चीजों पे फ्लूट और शहनाई और ढोल, नगाड़ा, इनकी यूटिलाइजेशन साउंड बहुत है। इस चक्कर में जब हम प्रोसीनिंग थिएटर में गए तो हम अपने ओपन एयर के साउंड को कम करने के लिए, क्योंकि अखाड़ा सिस्टम में जो डांस होते थे वो डांस केवल कैरेक्टर होते थे, चाहे वो सरायकला में हो, चाहे वो मयूरभंज में हो, चाहे वो पहले माइथोलॉजी के बाद कैरेक्टर बेस्ड डांस आया जिसको शुद्ध नृत्य कहते हैं, प्योर डांस हो गया, और उसके बाद है थीमेटिक, विषय वस्तु के ऊपर आधारित नृत्य आया। तो विषय वस्तु के आधार पर जब नृत्य आया उस पर अभिनय आया, और अभिनय जब आया तो उस विषय वस्तु में नृत्य का एक स्वरूप अलग सा हो गया। जैसे क्योंकि उस वक्त जब कैरेक्टर की बात होती थी तो साधारण तो नहीं देखा हूं कि अखाड़ा सिस्टम में जितने डांस हुए हैं या तो वीर कैरेक्टर पे हुए हैं या रौद्र कैरेक्टर पे हुए हैं, दूसरे सेंटिमेंट्स में नहीं होते थे। लेकिन जब से थीमेटिक आया, जब से विषय वस्तु आया, तब से 9 के 9 रस की चीजों पे होने लगा, नृत्य का कंपोजिशन होने लगा। तो रिदमिक स्ट्रक्चर में जैसे मैं आपको सुनाता हूं कि वीर रस में जो रिदम था वो जैसे था दट थे ना ता खे ता दट थे ना ता खे ता। ठीक इसी तरह से दूसरा, जब अगर मैं उदाहरण बोलूं आपको, दा गिर जे में ये रिदम में सेंटिमेंट दिखाई देता है हमको। कितना सॉफ्ट है। इस तरह से श्रृंगार रस का बिल्कुल आराम से बजे आगे ना धा दिन ता धागे ना ता खे ता। इसी तरह से सारे सेंटिमेंट्स का अलग अलग। अब जैसे एक बहुत दुख कष्ट की है, एक भिखारी भीख मांगते हुए जा रहा है, जैसे गेदा 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 गिने किटे ताक ना किटे ताक गेदा 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 गिने किटे ताक दे ताक ना किटे ताक दे ना कृता। इतना सुंदर चीजों को
मतलब कि मुझे लगता है कि एक एक्टर को, एक डांसर को ये रिदम इतना इंस्पायर करता है ऑन स्टेज कि अपने आप में उस रिदमिक का इतना पावर होता है, अपने आप में वो इतना बढ़िया काम करता है। ठीक उसी तरह से ठीक उसी तरह से जब हम अगला ठीक उसी तरह से स्वर का जो काम होता है, स्वर में इतना सुंदर स्वर था कि अगर अखाड़ा सिस्टम में देखेंगे तो उस वक्त हमारा जो स्वर प्रथा था वो हमारे यहाँ के हमारे यहाँ के बहुत ही आराम से लोकल में जो झुमरी था, कीर्तन था, ये सब आती थी। झुमरी और कीर्तन में जो काम होता था, जो डांस बनी है, तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त एक मजेदार था, इसीलिए वो झुमरी और कीर्तन चल जाती थी, क्योंकि थीमेटिक नहीं था, थीम नाम की कोई चीज नहीं थी उस वक्त, केवल कैरेक्टर बेस्ड डांस था, कैरेक्टर ही मेन था। तो उस कैरेक्टर मेन में जैसे एक मैं आपको सुनाता हूँ, सुख बोले আমার কৃষ্ণ কদম তলায় থানা ডারে নারে নারে নানা না তারা দারে না दारे नारे नारे नाना। ठीक उसी तरह झुमरी जो होता था, मन भा मन भागे मन भागे भागे कासा टूटिल चातो की आशा है दारा नाना तारा ना रे नाना रे दाना ना रे दारे नाना ताना ना रे दारे नाना तारे ना। ठीक उसी समय में अगर आप उड़िया संगीत कहेंगे, जिस तरह की डांस फॉर्म में हमारे, क्योंकि उड़ीसा का आर्ट फॉर्म है और उड़ीसा की जो आर्ट फॉर्म है उसको उड़िया संगीत आना बहुत जरूरी है। जैसे फूलर कढ़ी रे कढ़ी पीली माला दिया गोले देवी बोली। ठीक उसी तरह से एक बचपन में मेरे पिताजी मुझे गा के सुनाते थे और सुनाते थे, एक लोरी तरह है, जैसे आजन मामू शरद शशि मकानु हाथ रे पड़ रे खसी आजन मामू शरद शशि मकानु हाथ रे पड़ रे खसी आजन मामू। कितना सुंदर कॉम्पोजिशन है। एक बच्चा को अपनी माँ चंदा मामा को दिखाते हुए कहता है कि चंदा मामा आजा मेरे बेटे के गोद में, बच्चा चुप हो जाता है। तो उसकी सुंदर मधुर कॉम्पोजिशन उन्होंने करके दिया, केवल करेक्टर वैसे, इस पे कोई स्टोरी नहीं है, कोई कहानी नहीं। लेकिन 19वीं शताब्दी में जब सरायकला छऊ पहली बार विदेश की यात्रा करी, यूरोप की यात्रा करी, तो उससे पहले उस समय के राजा आदित्य प्रताप सिंह देव और मयूरभंज के लाख राजा उधर थे, इन्होंने अपने ब्रदर यानी कि हमारे सरायकला छऊ की मॉडर्न कोरियोग्राफर बोलने से हम जानते हैं कुमार विजय प्रताप सिंह देव, यानी कि हमारे लाख राजा आदित्य प्रताप सिंह देव के ब्रदर।
भाई, वो एडमिनिस्ट्रेटर थे, लेकिन पढ़े लिखे थे, बहुत अच्छे काम करते थे, और हमारे स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटर थे, और उन्होंने बाहर में पढ़ा था, तो उन्होंने लिटरेचर बहुत पढ़ा था। तो उन्होंने जब कोरियोग्राफी शुरू किया, जब अखाड़ा सिस्टम एबॉलिश हुआ, अखाड़ा सिस्टम को एबॉलिश कर सारे गुरुओं को इकट्ठे लाकर, सारे डांसर को इकट्ठे लाकर एक नई ढंग से सरायकला छऊ को एक नया आयाम देके उन्होंने एक परिवर्तन किया। उनके आने के साथ ही सरायकला छऊ में एक अलग सा स्वभाव, एक अलग सा कैरेक्टर सरायकला छऊ का बन गया। 19वीं शताब्दी में मयूरभंज छऊ का भी कैरेक्टर को बदला गया। मयूरभंज छऊ में भी मिडिल में अखाड़ा सिस्टम के समय में, मतलब 18वीं सेंचुरी में, 18वीं शताब्दी में उनके यहाँ भी जो नृत्य होते थे, वो नृत्य भी इसी तरह से होते थे। क्योंकि हमारा और मयूरभंज छऊ का टेक्निक एक सा है, मेन है धरान, धरान से चौक, चौक से ठाणी, ठाणी से चाली, चाली से उफली। उन्होंने क्या किया, जब हमारे यहाँ के गुरुजी 2 लोग गए, उन्होंने उफली के बदले में कुछ साब उफली किया, यानी कि एक उफली का अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग नाम देके उसको साब उफली बना दिया। रूकुमार उनका खेल है, हमारा सारा कुछ वही है, लेकिन सिर्फ जो कोरियोग्राफी की ओर भागे तो उनका एक एंगल से कोरियोग्राफी हुआ, एक सरायकला में एक एंगल से। क्योंकि मेरा मानना है कि जो कला जिस तरह की परफॉर्मर उस कला को मिलती है, उस कला का डेवलपमेंट उसी ढंग से होता है। इसीलिए कलाकार का अच्छा होना, कलाकार का पढ़ा लिखा होना, कलाकार का समझ होना एक कला के लिए बहुत जरूरी है। और कोई भी कला भारतवर्ष में पार्ट टाइम नहीं, सारे कलाएं जो है फुल टाइम है। अगर आप फुल टाइम कला को दे सकते हैं तब आप कलाकार बनिए, अन्यथा कलाकार मत बनिए, क्योंकि फुल टाइम देने से ही आप कला को समझ पाएंगे। तो विजय प्रताप सिंह ने जब कोरियोग्राफी शुरू किया तो उन्होंने एक नया आयाम दिया, और केवल कोरियोग्राफी नहीं, कोरियोग्राफी करने के बाद उन्होंने उदय शंकर जी को, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, महात्मा गांधी को, सबके सामने में इस कला को प्रदर्शित करा। और फिर फाइनली उन्होंने विदेश गए, यूरोप गए। यूरोप से पहले जो आइटम्स बने वो आइटम बहुत ही बढ़िया है। जैसे उन्होंने रिदमिक स्ट्रक्चर को बदले, स्वर को बदले, क्योंकि पहले हमारे यहाँ मोहरी बजती थी, शहनाई का एक और रूप, उसको मोहरी कहते थे, मोहरी बजती थी। बाद में उन्होंने शहनाई लाए, छोटे मियाँ बड़े मियाँ को लाए, शहनाई लाए, और शहनाई लाने के बाद, फ्लूट लाने के बाद, ये सब को स्वर को बदले, और हिंदुस्तानी क्लासिकल का प्रवेश तब से हुआ। हिंदुस्तानी क्लासिकल का प्रवेश तब से हुआ और डांस का स्वरूप बदला। कैसे? हिंदुस्तानी स्वर के हिसाब से उन्होंने किस ढंग से बनाया? रे ना ना दा ना रे ना 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 अरे तो एक अलग ढंग का काम होने लगा। तब मैं कहता हूँ कि सरायकला छऊ, पहले तीनों छऊ में मास्क यूटिलाइज करते थे। मयूरभंज ने 18वीं 19वीं शताब्दी में मुखौटे को हटा दिया। और सबसे पहली बात है कि छऊ बेस्ड ऑन आंगिका अभिनय। इसके जितना शरीर की मूवमेंट किसी और नृत्य में कम है। इसकी शरीर मूवमेंट से ही रस उत्पत्ति होती है, रस निष्पत्ति करते हैं हम, और वो नृत्य पहुंचती है। मेरा बोलना है कि किस ढंग से, इसीलिए जब लोग पूछते हैं कि छऊ क्लासिकल है, छऊ फोक है, छऊ ये है, छऊ, मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि कला, जो कला हमारी पर्पस को सॉल्व करता है, चाहे वो फोक हो चाहे वो क्लासिकल हो, वो कला है। दूसरा चीज है कि भारतवर्ष में सारे चीज, जो भी जितनी भी डांस फॉर्म निकली है,
सब नाटकों से निकले, थिएटर से निकले, क्योंकि संपूर्ण एक्टर बनने के लिए आपको गाना भी गाना है, आपको नाटक एक्टिंग भी करना है, आपको मूवमेंट भी करना है। संपूर्ण एक्टर वही होता है जो ये तीनों विधाओं को जानता हो। इसलिए आप देखिए हमारे जितने पुराने डांसर हैं, जितने पुराने थिएटर, सब गाना गाते हैं, सब एक्टिंग कर लेते हैं, सब आपको डांस कर लेते हैं। इसे संपूर्ण एक्टर बनना था। इसलिए थिएटर में जब छऊ की प्रवेश हुई तो थिएटर में एक एक्टर को छऊ देता क्या है? मेरा प्रश्न यही है कि एक एक्टर को छऊ देता क्या है? छऊ डांस एक ऐसा डांस फॉर्म है, क्योंकि छऊ को हम नाच करते हैं उसपे, क्योंकि छऊ डांस थिएटर है या थिएटर डांस, क्योंकि छऊ एक मेजर थिएटर डांस ट्रेडिशन बनके तब से लेकर आज तक चलती है। इसीलिए इस डांस फॉर्म को यूनेस्को ने 2010 में इंटेंजिबल हेरिटेज का दर्जा दिया। छऊ डांस, तीनों छऊ मिले। सरायकला में छऊ की उत्पत्ति हुई और विकास होते होते ये तीन बचे, मयूरभंज और पुरुलिया। तीनों मास्क लगाते थे। 19वीं सेंचुरी में मास्क हटा दिया मयूरभंज ने। पुरुलिया का जो मास्क है वो हमारा सेकेंड पेज का हमा पाटिया मोड़ा का है। और अभी जो मास्क हम यूटिलाइज करते हैं सरायकला में, सॉफ्ट वाला मास्क, उसमें दो पार्ट है, एक हेडड्रेस पार्ट है और एक मुखोटा है। स्थायी भाग एक होता है मुखोटे में, और उस मुखोटे में स्थायी भाग होने के कारण उसकी जितनी भी संचालन होती है बॉडी में आंगिक अभिनय के थ्रू से, वो मास्क आपको बाकी सारे सेंटिमेंट्स को, बाकी सारे संचार भाव को बॉडी मूवमेंट ही लेके जाता है। तो मैं जब थिएटर में काम करना शुरू किया या थिएटर के लोगों के साथ काम करना शुरू किया, एक्टर के साथ काम शुरू किया, पहले मैं अपने आप को आजमाया, क्योंकि बचपन में मैं नाटक और डांस दोनों करता था। नाटक भी करता था और डांस भी करता था। तो मुझे ऐसा लगा कि ये शारीरिक अंग भंगिमा से या शारीरिक को अगर आप फ्री रखेंगे, शरीर को अगर आप ठीक रखेंगे, तो अभिनय अपने आप निकलेगा। क्यों कि अगर आपको गुस्सा करनी है और गुस्से में आपकी बॉडी, इसलिए मैं कहता हूं कि 9 सेंटीमेंट में 1 सेंटीमेंट शांत है, 8 सेंटीमेंट में 4 ऐसा सेंटीमेंट में जिसमें बॉडी खुलती है। वीर, हास्य, अद्भुत, रौद्र, ये 4 रस में बॉडी खुलती है। और 4 ऐसा रस है, श्रृंगार, करुण, विभत्स और भय, भयानक। ये 4 रस में शरीर छोटा होता है। तो ये अगर आपकी बॉडी खुला हुआ है, अगर बॉडी आपका ओपन है, तो आप इस बॉडी इसके साथ काम कर सकते हैं। जब आप छऊ के में काम करेंगे तो आपका बॉडी ऑटोमेटिक इस समय ढलेगा इस सांचे में, और बॉडी ऑटोमेटिक रिएक्ट करेगा। शरीर ठीक है तो मन ठीक है, माइंड ठीक है। शरीर ठीक है तो आपके अंदर में, एक्टर के अंदर में छऊ इनर स्ट्रेंथ डालता है, आउटर नहीं, इनर स्ट्रेंथ। आउटर स्ट्रेंथ पहलवान के लिए, इनर स्ट्रेंथ आवाज के लिए है, वॉइस के लिए है, जो आपको बहुत ऊंचा, बहुत एक इतना सा स्पेस, इतना सा डायलॉग को अगर आपको ऊंची आवाज पे बोलनी है, हाई पिच पे बोलनी है, तो आपको सस्टेन करना है ना। वो सस्टेन करने के लिए आपको इनर स्ट्रेंथ चाहिए। एक अच्छा बॉडी बैलेंस देता है, एक अच्छा बॉडी बैलेंस देता है, और बॉडी फ्लेक्सिबल करता है, और स्पेस को, आज मॉडर्न ड्रामा में, मॉडर्न थिएटर में बात होती है कि स्पेस, चाहे वो हवा में हो चाहे वो जमीन पे हो, स्पेस को मेंटेन कैसे किया जाता है। स्पेस को मेंटेन तभी किया जाता है मौसम के खराबी के कारण आज यह चर्चा नहीं हो पा रही है, इंटरनेट ट्रैवल कर रहा है। हम आपसे पुनः जल्द ही मिलेंगे।
इंटरनेट की खराबी के कारण हम आज की चर्चा पूरा लेंगे। तो मेरा बोलने का यही है कि किस तरह से छऊ का जो एक एक्टर को जो देता है, मैंने आपको बताया कि एक्टर को क्या छऊ देती है और क्या किस तरह से एक्टर उसको मिलता है। अब एक चीज और है कि अगेन हम एक्टिंग में आते हैं या हम क्लासिकल ड्रामा की ओर चले जाते हैं, तो लोक धर्मी और नाट्य धर्मी। तो मुझे ऐसा लगता है कि छऊ 50% लोक धर्मी है और 50% नाट्य धर्मी से छऊ की मूवमेंट पर इवन कॉन्सेप्ट भी। एक चीज और मैं बताता हूं कि जो थिएटर की कॉन्सेप्ट है कि हम मुखौटे लगाने के बाद जब हम मास्क धारण करते हैं तब हम अपने कैरेक्टर को खोकर उस कैरेक्टर की ओर चले जाते हैं जो कैरेक्टर हम ऑन स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं। जैसे अगर आप हमारे परफॉर्मेंस को देखेंगे तो अगर मैं रात्रि कर रहा हूं या कृष्ण का कर रहा हूं, माइथोलॉजी का कर रहा हूं, कोई भी कैरेक्टर कर रहा हूं, दुर्योधन कर रहा हूं, तो मैं उस कैरेक्टर के नाम से नामित होऊंगा जो कैरेक्टर में आप मुझे बचा नहीं पाएंगे। लगता है कि ये अलग का काम है कि अपने कैरेक्टर को खोकर, अपने चरित्र को खोकर उस कैरेक्टर की उस चरित्र में हम चले जाते हैं जो चरित्र हम ऑन स्टेज करते हैं। तो ऑन स्टेज करते हैं और जितना देर हम करते हैं हमें फील होता है कि हम कृष्ण ही हैं। क्यों? कि हम तो कृष्ण का रोल कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारे छऊ की अगर सारे चीजों को देखेंगे टोटलिटी में, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सच में अभिनय, नृत्य और संगीत तीनों की सम्मिश्रण है और ये तीनों के सम्मिश्रण से ये डांस फॉर्म या थिएटर आर्ट फॉर्म का ये उभर के निकला है। सबसे बड़ी चीज है कि छऊ की तीनों विधाओं में से सरायकेला, मयूरभंज और पुरुलिया में ये डिपेंड करता है, मैंने बताया था कि ये डिपेंड करता है कि उस आर्ट फॉर्म के परफॉर्मर कैसे हो। सरायकेला छऊ में क्योंकि राजा बहुत क्लेवर था और राजा ने अपने बेटों को डांसर बना दिया, तो अपने बेटों को जब डांसर बना दिया तो अच्छे घराना के लोग इस नृत्य में जुड़ गए। मयूरभंज में पहले छऊ में केवल लोअर कास्ट के लोग करते थे, लोअर कास्ट बजाती थी, सरायकेला में भी लोअर कास्ट बजाते थे और बाद में राजाओं के, जैसे सरायकेला में राजा ने अपने बेटों को डाल दिया, उस तरह से उन्होंने अपने संबंधियों को डालकर इस आर्ट फॉर्म को उठाने की कोशिश करी। नियर बाई जो कुछ चीज था वो सब चीजें उठी और उन चीजों को परिष्कृत करते हुए और मयूरभंज छऊ में बढ़ा। और मयूरभंज छऊ में जब 19वीं शताब्दी में जो आइटम्स बने, चाहे वो नटराज हो, चाहे वो दंडी हो, चाहे वो गरुड़वाहन हो, चाहे वो गीता हो, चाहे करेक्टर वाइज जैसे मछुआरे का हो, फिशरमैन का हो, केड़ा कलोनी हो जाए, है ना, इस तरह से सबोटो का हो गया, इस तरह से बहुत सारे करेक्टर के ऊपर भी उनका हुआ। पुरुलिया में केवल वध, माइथोलॉजिकल स्टोरी, रामायण, महाभारत, पुराण की कथा को उन्होंने बोलने लगे, वो लोग करने लगे। लेकिन अगर आज आप पुरुलिया छऊ को देखेंगे तो ये कंप्लीट थिएटर की ओर जा रही है। वो डायलॉग भी बोल रहे हैं, हंस भी रहे हैं, मूवमेंट भी कर रहे हैं, नाच भी रहे हैं, म्यूजिक भी दे रहे हैं। तो ये एक अलग सी इन दौरान छऊ की एक अलग सी स्वरूप भी देखने के लिए मिली है। लेकिन इन तीनों स्टाइल में सरायकेला सॉफ्ट, सरायकेला में हार्ड मूवमेंट भी है और सॉफ्ट दोनों है, लेकिन मयूरभंज में सॉफ्ट भी और सॉफ्ट हार्ड। अगर मार्शल आर्ट का भी मूवमेंट कर रहे हैं तो उस मार्शल आर्ट की मूवमेंट को आप अगर देखेंगे तो वो भी आपको सॉफ्ट नजर आएगी, क्योंकि आधा
डेता डे डेता डेता तड़िन धा आधा डेता डे डेता डेता तड़िन की तड़िन डेता तड़िन। मयूरभंज और पुरुलिया में, क्योंकि मयूरभंज छऊ जो है उस पर भी मास्क लगाई नहीं जाती है, पुरुलिया में मास्क लगाई जाती है। मयूरभंज का टेक्निक और सरायकला का टेक्निक एक सा है, पुरुलिया की टेक्निक बिल्कुल अलग है। पुरुलिया में कुछ ऐसे टेक्निक है जो टेक्निक इस तरह से करते हैं वो लोग, जैसे उल्फाबाजी है या पलटा है। पलटा मयूरभंज छऊ का और सरायकला छऊ का इस तरह से होती है, लेकिन जो समरसोल्ट है वो पुरुलिया छऊ में है। पुरुलिया छऊ का जो मास्क है वो सरायकला छऊ का अखड़ा सिस्टम का मास्क है। अभी जो मास्क हम यूटिलाइज करते हैं वो पुरुलिया में नहीं करते हैं। वो पुरुलिया हम जो होम्योपैथी या मोहड़ा सरायकला वाला करते थे, क्योंकि यहाँ से ही गुरु गया था राजेंद्र पटनायक सिखाने के लिए, तो जो जितना उस समय का नॉलेज था वो नॉलेज उनको मिला और उसी से वो डेवलप करे। और मयूरभंज छऊ जो है वो एक अलग सा ढंग का है, जिसमें चेस्ट मूवमेंट बहुत है। पुरुलिया छऊ में जर्की मूवमेंट है, गर्दन का चेस्ट का जर्की मूवमेंट। मयूरभंज छऊ में जर्क है, लेकिन एक अलग ढंग का सॉफ्टनेस जर्क है, और उनका चेस्ट बहुत चलता है, जो लोक धर्मी की तरफ ज्यादा भागता है। कम से कम एक एक्टर को 1-2 साल अगर अपने बॉडी के ऊपर काम करेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि बॉडी में कोई चीज को जाने के लिए टाइम लगता है। आपकी शरीर कैसा है, मेरा शरीर, ये डिपेंड करता है कि अगर आपकी शरीर बहुत अच्छा है और आप उससे जल्दी ग्रेब कर सकते हैं, कोई चीजों को जल्दी आप अपने बॉडी में शामिल कर सकते हैं, तो बहुत जल्दी होगा। ऐसे बात नहीं है, 6-6 महीने सीख के भी लोग काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि कम से कम 2 साल मन लगा के अगर सही ढंग से एक एक्टर किसी भी एक डांस फॉर्म को सीखता है, छऊ हो चाहे वो सरायकला हो, पुरुलिया हो, मयूरभंज हो, कोई भी हो, तो वो अच्छा काम करता है और बहुत हेल्पफुल होगा। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि इस कोई भी चीज को बिना प्रशिक्षक, मैंने आपको पहले बताया कि हमारी भारत की जितनी कलाएं हैं उन कला में गुरु शिष्य परंपरा एक मायने रखता है, क्योंकि आप
केवल 1 घंटा, जैसे स्कूल में पढ़ाई होता है 1 घंटा जाते हैं आप स्कूल में पढ़ते हैं, फिर आप 23 घंटा अलग हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। कला में आपको गुरु के साथ रह के सीखना है तो अच्छा रहता है। लेकिन आजकल एक समय आ गया, आजकल स्कूल में जाते हैं 2 घंटा 1 घंटा 3 घंटा सीख के चले जाते हैं, इससे काम बनेगी लेकिन उतना अच्छा नहीं बनेगी। प्रशिक्षक के साथ सीखना बहुत बढ़िया है। किताबों से और वीडियो से सीखना बहुत मुश्किल है। हमने तो कभी किया नहीं और हमने तो कभी करने की कोशिश भी नहीं करी है, क्योंकि जो चीज देख के जितना अच्छा होता है, जो चीज अनुभव करके जितना अच्छा होता है, वो पढ़ के या वीडियो से नहीं होता। जी, छऊ 18th सेंचुरी में मैंने बताया कि छऊ की डेवलपमेंट के लिए एक फेस्टिवल की सृष्टि हुई, चैत्र पर्व इसलिए सृष्टि भी की गई कि सरायकेला के राजा जब 18th सेंचुरी में 16th सेंचुरी में जब सरायकेला में राजा का सिंघू डायनेस्टी बना, तब उन्होंने यहाँ के लोगों को छोड़कर उड़ीसा के नियर बाय यानी कि पूरी गजपति से बहुत सारे लोगों को उन्होंने रिक्वेस्ट मंगवाया कि अपने राज्य में शामिल करेंगे। उसमें उन्होंने 13 कास्ट के लोगों को बुलाया, 13 कास्ट के लोग यहाँ आए। जब 13 कास्ट के लोग आए तो जो हमारे यहाँ का जो छऊ के चैत्र पर्व से पहले रिचुअल होती है, उसपे 13 भक्ताएं होती है, उसपे यात्रा घाट होती है, वृंदावनी होती है, उसके बाद आपको बोरिया भार होता है, उसके बाद कालिका घाट होता है। 4 दिन में 4 फेस्टिवल होता है। भैरव के पूजा के स्थल से होती है, शिव मंदिर से पूजा होता है, शिव में लास्ट दिन हमारे आग पे और कांटे पे वो पाठ भक्ता बोलते हैं, उसको पाठ भक्ता होता है। इस तरह से अलग अलग चीजें काफी हमारे साथ है जिनकी समानता है और जिसकी जो रिचुअल्स में करते हैं और नियम कानून जरूर है, क्योंकि 13 भक्ता जो होते हैं 13 कास्ट के 13 भक्ता होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि छऊ में किसी धर्म, गोत्र और इसकी कोई प्रभेद नहीं है। छऊ में सारे धर्म, सारे कास्ट के लोग एकत्र होकर छऊ फेस्टिवल मनाते हैं। राजा ने 13 कास्ट के लोगों को चैत्र पर्व के 13 दिन की फेस्टिवल के अंदर में सबको जनेऊ डाल के ब्राह्मण बना के इस फेस्टिवल को आगे बढ़ाने की कोशिश किया। देखिए, अगर आपको छऊ सीखना है तो किसी भी छऊ के जो टीचर्स हैं, जो गुरु हैं, उनके पास जाइए और उनसे सीखिए। ये सबसे बढ़िया तरीका है। इसको वीडियो देख के और आप किताब में पढ़ के छऊ की आकलन नहीं कर सकते, क्योंकि ये अनुभव करने वाली चीज है। मैंने आपको कहा ना कि जब तक आपके शरीर में मूवमेंट नहीं बैठता है तब तक बहुत मुश्किल होता है। वो मूवमेंट को शरीर में बैठाना पड़ता है, और अगर आपकी शरीर ओपन है तो मूवमेंट जल्दी बैठेगा। गुरु के बिना शिक्षा नहीं होता है। इसे कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। छऊ सीखने का पहला चरण मतलब क्या? पहला चरण यही है कि आप अपने शरीर को छऊ डांस करने के योग्य आपको बनाना पड़ेगा। उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज हैं। एक्सरसाइज भी कोई बाहर की नहीं है, उसी छऊ के कुछ मूवमेंट है जिनको एक्सरसाइज के रूप में हम करवाते हैं। और पूरे शरीर की अंग भंगी में पूरा शरीर की ग्रीवा मतलब लेग मूवमेंट से लेकर ग्रीवा भेद से लेकर शोल्डर से लेकर चेस्ट से लेकर सारे चीजों को हम उसको खोलते हैं। सरायकेला छऊ जो है वो झारखंड का है। वो सिंहभूम डायनेस्टी से निकला है। छऊ सरायकेला से शुरुआत हुई है, सिंहभूम डायनेस्टी से, और ये
अदर 36 किंगडम में चला गया था, सब जगह होता था छऊ। 3 डायनेस्टी में बच गया। सरायकेला छऊ सिंहभूम डायनेस्टी का, अभी जो झारखंड में है। मयूरभंज छऊ बारीपदा में जो भंज डायनेस्टी का था, वो उड़ीसा में है। पुरुलिया में काशीपुर डायनेस्टी था। अभी पुरुलिया छऊ भी 2 तरह का है, काशीपुर डायनेस्टी और 2 भागों में बटा हुआ है। एक तरफ काशीपुर की स्टाइल हो गया है और एक स्टाइल हो गया है बागमुंडी स्टाइल, वो पुरुलिया में वेस्ट बंगाल में है। ये तीनों अलग अलग है। मौसम की खराबी के कारण आज की यह चर्चा नहीं हो पा रही है। इंटरनेट ट्रैवल कर रहा है। हम आपसे पुनः जल्द ही मिलेंगे। देखिए, छऊ करने का जो समय है, ऐसे तो छऊ अगर आप 8-9 साल से शुरू करते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा, और नहीं तो मैक्सिमम 20-22, उससे ऊपर फिर स्ट्रांग हो जाती है बॉडी, उसको तोड़ने में बहुत मुश्किल होती है। लेकिन 22-24 तक भी आप कर सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी। देखिए, योगा योगा करना और योगा के आप किस तरह की योगा करते हैं डिपेंड करता है। आप आसन करते हैं या आप हठ योगा करते हैं, किस तरह का आप योगा करते हैं डिपेंड करता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि योगा करना चाहिए और एक डांस फॉर्म सीखना चाहिए, जो डांस फॉर्म आपको एक बॉडी का ओपननेस देगा और एक आपको इनर स्ट्रेंथ बहुत अच्छा देगा। मुझे ऐसे उम्मीद लगता है। योगा करने कोई खराबी नहीं है, योगा अच्छा ही है। हम खुद करते हैं, और इसीलिए तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हर चीज सिखाई जाती है। योगा भी सिखाई जाती है, मूवमेंट भी सिखाई जाती है, संगीत भी सिखाई जाती है। ये भारत का प्रथा है। भारत में ये एक एक्टर को ये सब चीजें करना जरूरी है। देखिए, ऐसा तो छऊ सीखने की दिन का तो बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये डिपेंड करता है किस ढंग से आपका शरीर कैसा है। सबसे पहला कि आपकी शरीर में तैयारी कितनी है। दूसरा चीज है कि जो हम कोर्स करते हैं, जो हम लोग सीखे हैं, जैसे हम लोगों ने सीखा है, मैं आपको अगर अपने शिक्षा के बारे में बताऊंगा तो आपने सोचा कि इतने दिन सीखेंगे तभी जाकर होगा, नहीं। देखिए, मिनिमम हमारे जितने भी आर्ट फॉर्म है, मिनिमम 5 साल सीखना बहुत जरूरी है। 5 साल अगर मिनिमम हम सीखते हैं, तब जाके कहीं छऊ की, मतलब एक आर्ट फॉर्म की अच्छी तरह जाते हैं। अगर आप 3 साल थिएटर एक्टिंग सीखते हैं, तो कम से कम मिनिमम 3-4 साल 5 साल तो आपको लगाना ही पड़ेगा छऊ में। नहीं, देखिए, छऊ आपको पता होना चाहिए कि छऊ डांस जितना ट्रेडिशनल है उतना कंटेम्प्रेरी है। आप अगर उसका मूवमेंट को देखेंगे, मेरे को याद है अभी एक रिचर्ड सेचनर की एक बुक है, और उन्होंने जब छाऊ को देखा था, अमेरिकन स्कॉलर थे, उन्होंने जब छाऊ को देखा था, रिचर्ड सेचनर, रिचर्ड एमर्ट और एंड्रू टी सुबा की, उन्होंने कहा था कि छाऊ जितनी ट्रेडिशनल है उतना कंटेम्प्रेरी है। और आपको पता होना चाहिए कि छाऊ डांस को उदय शंकर जी आके देखे थे, सरायकला में भी और मयूरभंज में भी, दोनों जगह में। मूवमेंट इतना कंटेम्प्रेरी है कि जवाब नहीं, जैसे स्ट्रेच वाला जितना लंबा, अगर आप देखेंगे बैले बैले चीजों को, यूरोपियन बैले को, अमेरिकन बैले को, उसकी जो एक स्ट्रेच है ना, वो स्ट्रेच कहीं ना कहीं छऊ में है। तो ये बोलना मुश्किल है कि छऊ से गया है वहां या वहां से छऊ में आया है, ये बोलना मेरे लिए मुश्किल है। क्योंकि मैं जब काम करता हूँ, मैं देखता हूँ कि कुछ कुछ चीजें हमारी, और सबसे बड़ी चीजें देखिए, इंसान ने मूवमेंट, एनिमल, बर्ड, हिस्ट्री सीखा है।
अपने अपने ढंग से लिए हैं। अगर एक टाइगर से कोई आदमी इमिटेट किया है, चाहे अगर माता ग्राम स्कूल में आप टाइगर की मूवमेंट को देखेंगे तो हमारे टाइगर को, दोनों में अलग है लेकिन है तो टाइगर मूवमेंट। इसलिए बोलना मुश्किल है कि वो विदेशों से आया है या हमारे से विदेशों ने लिया है, ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए। कुछ टेक्निकल खराबी के कारण हम यहीं पर इसको रखते हैं, इस चर्चा को और ये क्वेश्चन आंसर को, क्योंकि इंटरनेट साथ नहीं दे रहा है। और आगे उम्मीद करते हैं कि आगे हम आपके सामने में आएंगे, हम आपके मुखातिब होंगे और आप हमें किसी तरह कोई क्वेश्चन आए, मैं उसका आंसर देने के लिए रेडी रहता हूँ। कलरी और छाऊ, देखिए आपको पता होना चाहिए कि भारत की जो युद्ध विद्या है, भारत की जो युद्ध विद्या है, उस युद्ध विद्या में, युद्ध कला में तीन अवशेष बचा है। एक साउथ में कलरी बचा है, एक थांगता मणिपुर में बचा है और एक छऊ खरीखंडा में बचा है, छऊ में खरीखंडा बचा है। तो इनमें इनमें थोड़ी बहुत, जैसे कि कुछ मूवमेंट ऐसा है कि जो कलरी में आगे बैठी जाती है, कुछ मूवमेंट ऐसा है जो छऊ में पीछे बैठ जाती है, कुछ मूवमेंट थांगता में जो मिडिल में है। तो एक सा ही ऑलमोस्ट है, सिर्फ स्ट्रेचिंग में कभी आगे है कभी पीछे है। आप अगर एलिफेंट का देखेंगे या स्नेक का देखेंगे, आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं चीजें वही है, थोड़ी थोड़ी फर्क है। देखिए हर आर्ट फॉर्म को एक दूसरे से भिन्न होना जरूरी भी है, और हर आर्ट फॉर्म को मैंने बताया ना कि हर आर्ट फॉर्म को अलग अलग लोगों ने बनाया है, अलग अलग दिमाग लगी है। साउथ में साउथ की दिमाग है, नॉर्थ के दिमाग में, उड़ीसा के दिमाग में, पंजाब में पंजाब की दिमाग है, इस तरह से मणिपुर में मणिपुर। तो अलग अलग चीजें नहीं है। देखिए फाइट सीक्वेंस वही है, तलवार और डंडे का जो फाइट होता है तीनों में एक सा है, अलग नहीं है। लेकिन जो मूवमेंट की बात आती है एनिमल और बर्ड्स की मूवमेंट की, उसमें थोड़ी 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 चेंज तो है। अगर और कोई क्वेश्चन आपके लोगों से नहीं है तो हम इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार। इंटरनेट की प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इसीलिए शायद ये हमारी वार्तालाप कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, और आगे देखेंगे कभी अगर ऐसा मौका मिले तो आगे आपको। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद।